आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 1 इंच का सैमुराई। बहुत दिन हुए जापान नानीबा नाम के गांव में एक बूढ़े बुढ़िया रहते थे। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। जब भी वे मंदिर जाते तो हमेशा यही प्रार्थना करते, हे भगवान, हमें एक बच्चा दे दीजिए। अगर वह अंगुली के बराबर भी हो तब भी हम प्रसन्नता से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक छोटा लड़का पैदा हुआ, किंतु वह सचमुच एकदम बहुत ही छोटा था, एक अंगुली के बराबर। उसका नाम स्तनबोसी रखा गया। कितना प्यारा छोटा सा बच्चा। उसके प्रसन्न माता पिता बोले और उसे बहुत प्रेम से पाला पोसा। धीरे धीरे लड़का बड़ा होकर स्वस्थ व बलवान हुआ, किंतु उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, अंगुली के बराबर ही रही। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाने दीजिए। माना कि मैं बौने से भी छोटा हूं, किंतु एक दिन मैं मशहूर इंसान बनूंगा, आप देखते रह जाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम चतुर और विद्वान हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने परिश्रम से ही प्रसिद्ध हो जाओगे। उसका पिता बोला और उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। ईसुनबोसी के पिता ने उसके लिए सुई सरी की एक तलवार बनाई। यात्रा में पहनने के लिए उसकी माता ने उसके लिए भूसे की छोटी सी टोपी बनाई। नाप की जगह उसे चावल खाने का कटोरा दिया गया। टाड़ की जगह उसे खाना खाने की चॉपस्टिक दे दी। ईसुनबोसी ने सुई तलवार को अपनी कमर में लटकाया, भूसे की टोपी पहनी और कटोरा नाव में चढ़ गया। पिताजी, माताजी, सायोनारा। मैं विदाई लेता हूं और मैं जल्दी वापस आऊंगा, वह बोला। फिर ईसुनबोसी ने अपनी डांड चॉपस्टिक से कटोरा नाव को धक्का देकर पानी में उतारा। कटोरा नाव धीरे धीरे नदी में तैरती चली। एक रंग बिरंगी तितली ईसुनबोसी की नाव के ऊपर उड़ती हुई आई। कितना सुंदर कीड़ा नाव में चला जा रहा है, वह बोली। मैं कीड़ा नहीं हूं, मैं एक लड़का हूं। मेरा नाम ईसुनबोसी है। मैं मशहूर आदमी बनने के लिए शहर जा रहा हूं, ईसुनबोसी ने कहा। तितली कटोरा नाव के ऊपर चारों ओर उड़ती चली आई। आप तो बहुत विद्वान लगते हैं, ईसुनबोसी सान, वह बोली। शहर पहुंचकर आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा और मन लगाकर पढ़ना होगा। सतर्क व सावधान रहिए, कहीं भूखी चिड़िया या लालची मछलियां आपको खा ना जाएं। अरिगातो, धन्यवाद तितली सान। ईसुनबोसी ने कटोरा नाव को खेते खेते तितली को धन्यवाद दिया। नदी तट पर सुंदर गुलाबी फूलों से लदे चेरी के पेड़ थे। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ईसुनबोसी को देखते ही बच्चे हंसते किलकारी मारते दौड़े भागे आए। देखो देखो, कितना छोटा लड़का नदी पर छोटी सी कटोरा नाव में चला आ रहा है, उन्होंने पुकारा। ईसुनबोसी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर हाथ हिलाया। कौन निचिबा, शुभ दिन। कटोरा नाव नदी पर बहती चली गई। एकाएक तेज हवाओं के झोंके आए और ऐसा लगा कि छोटी सी कटोरा नाव उलट जाएगी। अंधेरा भी होने लगा था। अब ईसुनबोसी ने अपनी कटोरा नाव नदी के तट पर लगा दी। जमीन पर आकर उसने एक पेड़ के नीचे सोने का विचार किया। ऊपर आकाश में चांदी से चमकते सितारे झिलमिला रहे थे। दमकते हुए तारों को देखते देखते और अपने प्रिय माता पिता को याद करते करते ईसुनबोसी सो गया। यकायक कोसो गोसो एक काली काली सी परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। यह सोचकर कि वह तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनेगा, एक बड़ा सा चूहा ईसुनबोसी पर कूदा। क्या तू दुष्ट चूहा, भागो, ईसुनबोसी चिल्लाया और झट से अपनी सुई तलवार खींचकर तीखों दांतों वाले मोटे चूहे को भौंक दी। घबराया चूहा चूं चूं चीखते
कूद फांद कर भाग गया। जब सुबह हुई, ईसुनबोसी फिर अपनी कटोरा नाव में चढ़कर नदी से जाने लगा। जाते जाते एकाएक एक बहुत बड़ी कार्प मछली पानी से ऊपर उछलकर कटोरा नाव के बिल्कुल पास आ गई। वह ईसुनबोसी से बहुत बड़ी थी। उसने अपना चौड़ा विशाल मुंह खोलकर ईसुनबोसी को एक ही सांस में निगलना चाहा। तुम मुझे कभी नहीं मार सकती, ईसुनबोसी चिल्लाया और अपनी सुई तलवार उस बड़ी मछली को कई बार चुभाई। छोटी सी कटोरा नाप इधर उधर ऊपर नीचे खूब डोली और ऐसा लगा कि बस अभी उलट जाएगी। यह लो दुष्ट मछली, ईसुनबोसी चीखते चीखते बार बार एटसू 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 उस पर वार करता रहा। भयभीत मछली जल्दी जल्दी तैरकर नदी तल के नीचे भाग गई। आखिर कटोरा नाव तोबा तो नाव की जगह में पहुंची। ईसुनबोसी नाव से बाहर उतरकर शहर की ओर चला। आहा, यह कितनी बढ़िया जगह है। ईसुनबोसी इतने सारे लोगों की भीड़ और गाड़ियों की चहल पहल देखकर चकित हो गया। वह शहर को इधर उधर देखते देखते धीरे धीरे बहुत सावधानी से चल रहा था। चलते घूमते वह एक सुंदर विशाल भवन के पास आया। यह तो किसी बड़े आदमी का मकान होगा, उसने सोचा। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाती तो। फिर ईसुनबोसी उस भवन के सुंदर ऊंचे फाटक से भीतर घुस गया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर चुपचाप एक गेता जूतों के पास खड़ा हो गया। गोबेन कुदासाई, मुझे माफ करें, वह बोला। इतने में ही सुंदर स्वच्छ कपड़े पहने की युवक कमरे से बाहर निकलकर अचरज से इधर उधर देखने लगा। कितनी अजीब बात है, वह चारों ओर देखते देखते बोला। मैंने किसी की आवाज तो सुनी किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा, मेहरबानी करके आप यहाँ देखिए, मैं तो आपके जूतों के पास खड़ा हूँ। ईसुनबोसी बोला। बिल्कुल छोटे से ईसुनबोसी को देखकर युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे तुम कौन हो, इतने छोटे बित्ते भर के, वह बोला। यह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली मंत्री था। उसने देखा कि ईसुनबोसी इतना छोटा होने पर भी चतुर व बुद्धिमान है। उसने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी और अपनी 3 सुंदर कन्याओं का अनुचर बना दिया। ईसुनबोसी को देखकर लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे लोग लुका छिपी और तरह तरह के खेल साथ साथ खेलते। ईसुनबोसी तो इतना छोटा था कि वह कहीं भी आसानी से छिप जाता, फिर झटपट भाग निकलता। जब लड़कियां गाना गाती तब ईसुनबोसी उनका मन बहलाने के लिए छोटे से डमरू के ऊपर खड़ा होकर टन 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 मजे से नाचता था। जब कभी लड़कियां किताब पढ़ना चाहती, ईसुनबोसी उनसे कहता कि वे उसे भी पढ़कर सुनाएं। आरिगातो, धन्यवाद धन्यवाद, वह कहता। जल्दी ही ईसुनबोसी ने अपने आप पढ़ना सीख लिया। वह अपने से भी बड़ी पुस्तकों के सामने बैठकर पढ़ता। उसके लिए पुस्तकों के पन्ने पलटना बहुत कठिन होता, किंतु वह हर दिन परिश्रम से वह ध्यान लगाकर पढ़ता और पढ़े हुए को याद रखता। जब लड़कियां छोटे से ब्रश से कैलियोग्राफी जापानी लिपि लिखती, तब ईसुनबोसी मेज के ऊपर खड़े होकर उनके लिए काली स्याही सुमी की छोटी सी डंडी को घिस देता। जल्दी ही उसने लिखना भी सीख लिया। ईसुनबोसी, आज मैं मंदिर जाऊंगी, क्या आप मेरे साथ चल सकेंगे? एक दिन सबसे बड़ी लड़की ने पूछा। हाँ हाँ जरूर, ईसुनबोसी बोला। वह बोला, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बहुत वीर और बलवान हूँ, सब प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ईसुनबोसी कन्या ने कहा, मैंने सुना है कि आजकल दुष्ट दानव पिशाच घने जंगलों से आकर लोगों का अपहरण कर लेते हैं, हमें बहुत सतर्क व सावधान रहना होगा। चलते चलते वे मंदिर पहुंच गए। फिर प्रार्थना पूजा करके वे घर वापस लौटने लगे। अचानक देखो देखो, दानव आया, कोई जोर जोर से चिल्लाया। अब तो भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए भयभीत लोग सिर पर पैर रखकर इधर उधर दौड़ने भागने लगे। दुष्ट दानव उन्हें पकड़ने के लिए लपक लपक कर पीछे भागा। बेचारी लड़की डर से थरथर कांपती हुई दौड़ी, किंतु ठोकर खाकर धड़ाम से गिर पड़ी। दानव उसकी ओर उछल कर आया।
यह देखकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। बचाओ बचाओ, वह चीखी जैसे कि अभी बेहोश हो जाएगी। ईसन बोसी ने अपनी सुई तलवार झट से निकाल ली। वह डटकर दानव के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, ए दुष्ट दानव, तुझे पहले मुझसे लड़ना होगा। किंतु दानव को पता न चला कि यह आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही उसकी नजर छोटे ईसन बोसी पर पड़ी, वह ठेका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, यह बित्तेवर का बौना, वह चिल्लाया। उसने झपट्टा मारकर उसे उठाया और गप से निकल गया। सुरुरु, ईसन बोसी दानव के गले से फिसलकर सीधे उसके पेट में पहुंच गया। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, उसने सोचा। फिर दानव के पेट के भीतर चारों ओर दौड़ दौड़कर अपनी सुई तलवार से जमकर मारकाट मचाई। ऊ बा, दानव अपना पेट पकड़कर चीखा, बहुत दर्द, बचाओ बचाओ। दानव पीड़ा के मारे छटपटाया, छटपटाता, धक्के खाता, चक्कर मार मार कर, ठोकरें खा खाकर ईसन बोसी कूद कूद कर उसके गले तक चढ़ गया और अपनी सुई तलवार से वहां पर भी खूब खोचा खांची मारा काटी की। फिर वह रेंगते सरकते दानव की नाक के भीतर पहुंच गया और वहां भी खूब खोचा खांची की। बचाओ बचाओ, दानव कराहते हुए अपना पेट दबाकर बैठ गया। फिर यकायक दानव बहुत जोर से छींका और ईसन बोसी धड़ाम से बाहर आ गया। दर्द से रोता चिल्लाता दानव सिर पर पैर रखकर घने सुनसान जंगल की ओर भाग गया। वह इतनी जल्दी जल्दी में था कि अपना जादुई झुंझुना वहीं छोड़ गया। यह ऐसी अनमोल चीज थी कि अगर उसे खड़खड़ा कर कोई भी कुछ मांगे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। लड़की ने उसे देखकर उठा लिया और उसे बजाकर बोली, ईसन बोसी सान, लंबे हो जाओ, लंबे हो जाओ। उसके ये कहते ही अद्भुत आश्चर्य, ईसन बोसी लंबा, बलवान व सुंदर नवयुवक बन गया। लड़की ने फिर धन संपत्ति की मांग करके झुंझुना बजाया। एकाएक सोना चांदी, चमकते हीरे जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं उससे बाहर लुढ़कती हुई चली आईं। ईसन बोसी और लड़की उन सभी वस्तुओं और धन को लेकर अपने पिता के भवन को वापस आ गए। फिर ईसन बोसी और मंत्री जी की लड़की की शादी हो गई। ईसन बोसी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने माता पिता से मिलाने ले गया। पिताजी, माताजी, मैं ईसन बोसी हूँ, आपका छोटा सा ईसन बोसी। क्या तुम सचमुच हमारे छोटे ईसन बोसी हो? उसके माता पिता बहुत चकित होकर बोले। उन्हें यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि उनके सामने खड़ा हुआ यह लंबा सुंदर नवयुवक उन्हीं का छोटा सा बच्चा है। कितने प्रसन्न और चकित थे वे सभी। अब ईसन बोसी और उनकी पत्नी बूढ़े माता पिता को अपने विशाल भवन ले आए। ईसन बोसी बहुत मेहनत करके एक प्रसिद्ध मंत्री बना और बाद में होरीगावा राज का शासक भी बन गया। दूसरी कहानी, मस्से वाले बाबा। बहुत दिन पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा था जिसके दाहिने गाल पर एक मस्सा था। वह इतना बड़ा था कि वह पके हुए आड़ू जैसा गाल पर लटकता था। बूढ़ा कुछ अजीब सा जरूर लगता था, किंतु वह हमेशा प्रसन्न ही रहता और कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। उसे नाचना गाना बहुत अच्छा लगता था और गांव के बच्चों को बुला बुलाकर उनके साथ नाचा करता था। सभी एक साथ खुश होते, तालियां बजा बजा कर हर दिन गाते, नाचते, हंसते, खेलते थे। एक दिन बूढ़ा लकड़ी काटने पहाड़ों की ओर गया। जब काम खत्म करके वह लौटने को ही था कि अचानक पूरा आकाश काले घने बादलों से ढक गया। बिजली झिलमिलाती सी चमकने लगी। तेज हवाओं से पेड़ गरज गरज कर झूमने लगे। अब तो मुझे बहुत जल्दी घर लौटना चाहिए, बूढ़ा बड़बड़ाया। पेड़ झूमते झूमते झुकने लगे और हवाएं जोर जोर से बहने लगीं। इस तूफानी बारिश में घर लौट ही नहीं सकूंगा, अब तो यहीं कहीं आश्रय लेना होगा, उसने सोचा। जब तक बारिश रुक नहीं जाती मैं यहीं बैठा रहूंगा। रात हो गई और बारिश भी बंद हो गई। इस समय रात को घर नहीं जाऊंगा। अच्छा तो यही होगा कि मैं रात यहीं बिताकर कल सुबह घर जाऊं, उसने सोचा। अचानक उसे अपरिचित आवाजें
और नजदीक चलते चले आ रहे पैरों की आहटें सुनाई पड़ी। किंतु ये हंसी खुशी की आवाजें में मिली जुली तेज बहती हवाओं और तूफानों में झूमते पेड़ों की आवाजें भी थी। बूढ़े ने छिपकर झांका तो देखा कि ये तो लाल नीले हरे पीले भूत थे। वे तूफानों के भूत प्रेत थे। उन्हें देखकर बूढ़ा डर के मारे थरथर कांपने लगा। वह बारिश में बिल्कुल भीग गया था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह बहुत जोर से छींका। तूफान के भूत प्रेतों ने उसकी चीखें सुनकर उसे ढूंढ लिया। उसे खींचकर बाहर निकाला गया। नाचो नाचो, वे चिल्लाए, हमारे लिए नाचो। बूढ़ा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे नाचना बहुत अच्छा लगता था। तूफान के भूत प्रेत जोर जोर से तालियां बजाकर गाने लगे। बूढ़ा गोल गोल घूमता, फूल जैसा हवा में इधर उधर झुकता और हिरन जैसा ऊंचा ऊंचा उछलकर नाचता। और नाचो बोलते गाते हंसते भूत प्रेत जोर से चिल्लाए। फिर उसका गाना मीठा और कोमल हो गया और बूढ़ा भी साथ साथ एक सुंदर चीड़ के पेड़ की तरह हल्की बहती हवाओं में इधर उधर झुक झूमने लगा। जब भूत प्रेतों का गाना समाप्त हुआ तो बूढ़ा भी आराम करने बैठ गया। उसने देखा कि सुबह हो गई थी और सूरज थोड़ा थोड़ा बादलों के बीच दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो पूरी रात भर नाचा हूं। यह सोचकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अद्भुत! तूफान के भूत प्रेत तालियां बजा बजा कर चिल्लाए, तुम यहाँ कल फिर जरूर आना और हमारे लिए नाचना। और यह पक्का करने के लिए कि कल तुम यहाँ जरूर आओगे, हम तुम्हारा यह सुंदर आड़ू जो तुम्हारे मुंह पर उगा है तुमसे ले लेंगे, मगर तुम चिंता न करो, इसे हम कल ही तुमको वापस कर देंगे। यह कहकर तूफान के भूत प्रेतों ने उसके दाहिने गाल का लटकता हुआ मस्सा निकाल लिया और उसे जाने दिया। बूढ़ा अपना मस्सा निकलवा कर कितना प्रसन्न हुआ होगा। वह दौड़ा दौड़ा पहाड़ों से नीचे भागा और अपनी पत्नी और मित्रों को बुलाकर हंसते हंसते बोला, देखो, मेरा इतना बड़ा मस्सा तो निकल गया। फिर उसने सबको तूफान के भूत प्रेतों के बारे में बताया कि रात में क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर सभी बूढ़े के साथ बहुत प्रसन्न हुए। बूढ़े का एक पड़ोसी बूढ़ा जो उसी की उम्र का था, उसके भी गाल पर आड़ू जैसा बड़ा मस्सा लटकता था, मगर उसके बाएं गाल पर था। जब उसने बूढ़े की बातें सुनी तो उसने सोचा कि वह भी एक रात पहाड़ों पर बिताकर तूफान के भूत प्रेतों से अपना मस्सा निकलवा लेगा। यह सोचकर वह भी पहाड़ों पर चढ़कर उसी पेड़ की जड़ के पोले गड्ढे में बैठ गया। वह तूफान के भूत प्रेतों का इंतजार करने लगा। फिर तूफान आया और कितनी जोर शोर का भयंकर तूफान था। यह ऐसा लगता था कि बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक आकाश में छेद कर देगी। बारिश जोर जोर से बरसती आई। बूढ़ा बहुत घबराया, मगर चुपचाप छिपा बैठा रहा। फिर तूफान के भूत प्रेत आए और बूढ़े को खींचकर बाहर ले आए। नाचो नाचो, वे चिल्लाए, हमारे लिए वैसे ही नाचो जैसे कल नाचे थे। मगर इस बूढ़े को नाचना बिल्कुल नहीं आता था। फिर वह भूत प्रेतों को देखकर डर के मारे थरथर कांप रहा था। वह उनके सामने एक डरपोक खरगोश की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उसे देखकर भूत प्रेत झुंझला कर बोले, अगर तुम नाच नहीं सकते हो तो हमारे साथ मत रहो, तुम अपना ये आड़ू ले जाओ और घर चले जाओ। फिर उन्होंने पहले बूढ़े का मस्सा भी उस बूढ़े के दाहिने गाल पर चिपका दिया। तो इस तरह अपनी पूरी जिंदगी अपने मुंह पर एक मस्से की जगह दो मस्सों के साथ साथ काटनी पड़ी।